हेलो बच्चों, मैं फिजिक्स की दूसरी क्लास के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ था। पिछले क्लास के बारे में मैं छोटा सा रिकैप लेके आपको बता देता हूँ कि मेरा पिछला क्लास किस बारे में था। मैंने वेक्टर स्टार्ट किया था। मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ को ब्रॉड डिवीजन में स्केलर, वेक्टर और टेंसर में डिवाइड किया और मैंने आपको बताया कि आपके तैयारी के लेवल में टेंसर का कोई योगदान नहीं है, इसलिए आप स्केलर और वेक्टर पर कंसंट्रेट करिए। मैंने ये भी बताया था कि अप टू 10th लेवल, बिलो 10th लेवल आप स्केलर से वास्ता रह चुका है आपका। 10th के ऊपर जाने के बाद जिस लेवल में आप अपनी तैयारी अभी जारी रखे हुए हैं उसमें वेक्टर से आपका जोरदार ढंग से सामना होने वाला है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि स्केलर में डायरेक्शन देने के बाद वो वेक्टर में कन्वर्ट होता है और दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ ये है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को ए बी 5 मीटर है, ये अगर इसे आप स्केलर मानते हैं, इसमें आपने डायरेक्शन नहीं दी है, तो इस स्ट्रेट लाइन को आप अपने मनचाहे ढंग से मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं और इस प्लेन में किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। ये हमेशा ए बी ही रहेगा, ये हमेशा ए बी ही रहेगा। इतना तक मैंने आपको क्लियर किया था। इससे आगे मैंने कहा था कि अगर आप इसको डायरेक्शन देते हैं ए टू बी, तो जैसे ही आप वेक्टर की दो प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी के साथ टेम्परिंग करते हैं, वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। वो ए बी ना रह करके अनदर वेक्टर सी डी ई एफ या जो कुछ भी आप मानते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं और आज आपके सामने मैं फिर से दोबारा आगे बढ़ता हूं कि वेक्टर की दो प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ या दोनों के साथ अगर आप टेम्परिंग करते हैं, चेंजमेंट कर देते हैं, तो वेक्टर पूरी तरह से बदल जाएगा। वो एक नए वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी समुदाय से रहेगा। सपोज दैट अगर ह्यूमन बीइंग के समुदाय से है तो उसी समुदाय से रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें बदलाव लाते हैं तो कभी बच्चा बड़ा हो जाएगा, कभी बड़ा जो होगा वो बुजुर्ग में तब्दील हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो उसी कम्युनिटी से, उसी वेक्टर से रहेगा। अगर आप दोनों में से कोई एक चीज में या दोनों चीजों में आप चेंजमेंट करते हैं, कैसे, मैं आपको पिक्टोरियल समझाना चाहता हूं। चलिए एक ओरिजिनल वेक्टर में लेता हूं। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर। कोई एक आर्बिट्रेरी वेक्टर हमने ली जो है ए बी। ये ए बी है कैसा, पिक्टोरियली मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, ये रहा आपका ओरिजिनल वेक्टर। थोड़ा छोटा कर देता हूं ए बी, ताकि आपको इतना भी छोटा ना करूं ताकि आपको दिखाई ना दे। ये है आपका ए बी वेक्टर जिस पर मैंने एरो चढ़ा दिया है। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर है और ये फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर है। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। मान के चलते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है आपने 4 मीटर लिया। मैं थोड़ा सा पॉज लेके आपको बताऊं। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा सर वेक्टर को लेकर के जब भी बात करते हैं तो ये मीटर में ही क्यों लिखते हैं। देखिए, वेक्टर को समझाने का कन्वीनियंट एक तरीका होता है मीटर में लेना, यानी एक डिस्प्लेसमेंट को बोर्ड पर दिखाना सबसे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इसका जो यूनिट है इसके साथ जुड़ा हुआ मीटर, ये सबसे छोटा होता है, बच्चों को आसानी से समझाई जा सकती है। इसके जगह पर जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और ना जाने क्या क्या, ये सारी क्वांटिटीज तो वेक्टर हैं। तो उसको लेकर के, कभी न्यूटन को लेकर के, कभी आपका वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड को लेकर के हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है यूनिट को लेकर के। इसलिए इनिशियल लेवल में समझाने के लिए हर एक टीचर, हर एक टेक्स्ट बुक क्या करते हैं, इसी मीटर का सहारा लेते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेते हैं। ठीक है, और जो चीज़ एक वेक्टर पर मैं बता रहा हूं वो सारे वेक्टर पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। यानी अगर आप इस मीटर के साथ कोई चीज़ समझ पा रहे हैं तो यही चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और न्यूटन में, etc। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ए बी एक वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर है। मैं इसे डायरेक्शन पहले दिखा देता हूं। ये है आपका, अगर एक्स एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप मानते हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ अगर आप मानते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मान लेते हैं थीटा एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल के साथ मुड़ा हुआ है, थीटा एंगल। तो ये हुआ आपका ओरिजिनल वेक्टर समझाने के लिए। ये क्या है आपका, एक ओरिजिनल वेक्टर है।
ये क्या है आपका एक ओरिजिनल वेक्टर है। मैं इसी ओरिजिनल वेक्टर के साथ थोड़ी टेम्परिंग करूंगा, थोड़ी छेड़छाड़ करूंगा। कैसे कैसे? कभी मैं मैग्नीट्यूड बदल दूंगा, डायरेक्शन को इंटैक्ट रखूंगा, कभी मैं मैग्नीट्यूड को इंटैक्ट रखूंगा, सेम रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा और डायरेक्शन में मैं चेंज करूंगा, और कभी मैं दोनों चीज़ों को बदल दूंगा। पिक्टोरियली में दिखाऊंगा, ग्राफिकली में दिखाऊंगा कि ये चीज़ करने के बाद वेक्टर कैसे दिखने लगेगा और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक टेबल बना के पहले आपको समझा दूं। चलिए, ये है आपका एक कॉलम मैंने बनाई मैग्नीट्यूड की, एक कॉलम मैंने बनाई मैग्नीट्यूड की, दूसरी कॉलम मैं बना रहा हूं डायरेक्शन की, दूसरी कॉलम मैं बना रहा हूं डायरेक्शन की। ठीक है, तीसरा कॉलम मैं बना रहा हूं पिक्टोरियल, यानी और पिक्टोरियल डायग्राम। ये क्या है आपका? पिक्टोरियल डायग्राम है। एक कॉलम मैग्नीट्यूड, दूसरा कॉलम डायरेक्शन, तीसरा कॉलम पिक्टोरियल डायग्राम का, और तीसरा कॉलम मैं मान लेता हूं, एक रिमार्क दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या देखा, उस पर एक कमेंट लिखूंगा मैं इस कॉलम में। मैंने 3 कॉलम बनाई, मैं तैयार कर देता हूं। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक टेबलिंग मैंने कर दी, एक टेबलिंग मैंने कर दी। आप ध्यान रखिए, आपका ओरिजिनल वेक्टर कैसे था, ऊपर देखिए आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है ये है। आपका ओरिजिनल वेक्टर क्या है? ये है, ए बी है 4 मीटर लेंथ के साथ, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल से मुड़ा हुआ है? ये थीटा डिग्री एंगल के साथ मुड़ा हुआ है। अब मैं एक एक पैरामीटर के साथ टेम्परिंग करना चाहता हूं। करते हैं, एक ऑपरेशन है, करना स्टार्ट करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि एक स्केलर जब वेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो इतना हाई तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक डायरेक्शन ही तो है, अगर उसके साथ हम लोग निपट लेते हैं मामला शानदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट मैं पकड़ता हूं, पहला पॉइंट मैं पकड़ता हूं, मैग्नीट्यूड को मैं चेंज कर देता हूं। मैग्नीट्यूड को मैं क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। 4 मीटर से मैं कभी 5 मीटर कर दूंगा, कभी 3 मीटर कर दूंगा, कभी 2 मीटर कर दूंगा, यानी मैग्नीट्यूड को मैं क्या करूंगा? चेंज करूंगा। लेकिन डायरेक्शन को मैं क्या कर रहा हूं? सेम रख रहा हूं, इंटैक्ट रख रहा हूं। मैंने मैग्नीट्यूड चेंज की, डायरेक्शन को सेम रखा। पिक्टोरियल डायग्राम कैसे दिखेगा वो मैं ड्रॉ करता हूं। आप भी समझ गए होंगे, ये जो लेंथ है इसको मैं या तो घटाऊंगा या तो बढ़ाऊंगा। ये जो आपका जो ये लेंथ है ये ए बी का, या तो कभी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा या थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। क्या करें आपके लिहाज से? मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैग्नीट्यूड में मैं बदलाव करूंगा, चेंजमेंट करूंगा, 4 मीटर की जगह पर 3 मीटर लिख देता हूं। ठीक है, चलिए पिक्टोरियली कुछ ऐसा होगा। ये अगर ये आपका रेफरेंस एक्सिस एक्स है, थीटा डिग्री एंगल के साथ ये ए बी पकड़िए, और ये हो गया आपका 3 मीटर, और ये एंगल है थीटा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा डायरेक्शन सेम, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल इनिशियली था, ओरिजिनल में था, उसे मैंने इंटैक्ट रखा, सेम रखा, यानी थीटा रखा। मैग्नीट्यूड में मैंने चेंजमेंट की, मैग्नीट्यूड में मैंने क्या कर दी? चेंजमेंट कर दी। माना कि 4 मीटर से मैं उसे ले आया 3 मीटर पे, 4 मीटर से मैंने उसे ले आया 3 मीटर पे। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, पिक्टोरियल डायग्राम आपके सामने है। रिमार्क में आप क्या लिखिएगा? ध्यान दीजिए, अब ये ए बी वेक्टर ना रह करके क्या हो गया? सपोज दैट सी डी वेक्टर, मैंने मान लिया एक सी डी वेक्टर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वेक्टर में 2 प्रॉपर्टी, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ कर दी, वेक्टर बदल जाएगा। मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ कर दी, वेक्टर बदल जाएगा। ओके, जैसे आप लिखते हैं 6 = 6, 5 = 5, ये स्केल 5 = 5, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। ध्यान दीजिए, स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैग्नीट्यूड बराबर ना हो तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जैसे 4 does not = 6, क्योंकि एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपने 4 लिखा, राइट हैंड साइड में आपने 6 लिखा। मैग्नीट्यूड का मामला था, दोनों साइड तराजू का पलड़ा इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन की स्थिति पैदा हुई, और हमने कहा नहीं भाई 4 तो 6 के बराबर नहीं है। सिमिलर वे, अगर किसी चीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो सेम होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का सेम होना अति आवश्यक है। इट इज अ वेरी नेसेसरी।
ओके चलिए मैं इसे मिटा देता हूं यहां से, वही मैंने यहां किया। तो इसका मतलब है रिमार्क में आप क्या लिखिएगा, ओरिजिनल क्या था आपके पास, ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी। ए बी जो वेक्टर है ओरिजिनली वो अब बने हुए वेक्टर सी डी के बराबर नहीं रहा। रिमार्क आपका ये रहा। दूसरा पॉइंट आप क्या उठाइएगा, दूसरा पॉइंट आप उठाइए मैग्नीट्यूड को आप सेम रखिए, मैग्नीट्यूड को आप सेम रखिए, हो गया सेम। डायरेक्शन को हम क्या बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन क्या करते हैं, ये इसके सामने का, ये इसके सामने का। मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा, डायरेक्शन को हमने चेंज किया। किस तरह से दिखाई देगा पिक्टोरियल डायग्राम, देखिए पिक्टोरियल डायग्राम कैसा होगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस आपका ये है, ठीक है, 4 मीटर। मैग्नीट्यूड को सेम रखा है, इसका मतलब ए बी का लेंथ कितना होगा, 4 मीटर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। चलिए इसके डायरेक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये लिखा हमने ए, यहां पर हमने लिखा बी, सॉरी ए बी अभी नहीं डिनोट करते हैं, इसको सिर्फ हटा देते हैं अभी आपको समझाने के लिए। ए बी लिखेंगे तो सेम वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, मैं ये पिक्टोरियल दिखा रहा हूं, ये यहां पर आपका 4 मीटर हो गया। मैग्नीट्यूड 4 मीटर, लेकिन मैंने कहा डायरेक्शन बदल गया, तो ये मान लीजिए कितना हो गया एंगल, अल्फा। ये एंगल क्या हो गया, अल्फा। यानी अब थीटा, मान लीजिए इस यहां पर 30 डिग्री था तो यहां पर 30 डिग्री नहीं रहा, 45 60 जो भी आपके मन में आया वो सपोज दैट हो गया। यानी उस डायरेक्शन में आपने क्या कर दी, चेंजमेंट कर दी। तो वेक्टर क्या हो गया, बदल गया। कौन सा वेक्टर बना, सी डी कर दिया। आप मान लीजिए इसको ई एफ कर लीजिए, ई एफ कर लीजिए। ध्यान दें, मैग्नीट्यूड सेम यानी 4 मीटर, डायरेक्शन चेंज, थीटा की जगह पर अल्फा। इसका मतलब है रिमार्क में आप क्या लिखिएगा, ए बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू ई एफ वेक्टर के, ई बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू ई एफ वेक्टर के हो गया। ठीक है, 2 प्रॉब्लम में आपने देखा मैग्नीट्यूड चेंज डायरेक्शन सेम, दूसरे में आपने देखा मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन चेंज। तीसरा क्या कीजिएगा, दोनों में चेंजमेंट कीजिए, दोनों में क्या करें आप, चेंजमेंट करें, इसे भी बदलें और इसे भी बदलें। यानी मैग्नीट्यूड में भी बदलाव करेंगे हम लोग और डायरेक्शन में भी बदलाव करेंगे। देखेंगे कि ये पिक्टोरियली कैसा दिखता है, ग्राफिकली कैसा दिखता है, आपकी आंखों के सामने कैसी तस्वीर उभर करके आती है इस चेंजमेंट के बाद। चलिए देखिए, मान लीजिए ये वही सेम टू सेम रेफरेंस एक्सिस एक्स, दोनों में चेंजमेंट है। चलिए इसको हम 3 ही मानते हैं, ये 3 मीटर का हो गया। मैग्नीट्यूड में हमने चेंज कर दी 3 मीटर, ठीक है, और एंगल में मैंने चेंज कर दी, थीटा की जगह पर मान लिया फिर से अल्फा है। ठीक है, तो ये नया जो वेक्टर बना वो सपोज दैट कौन सा वेक्टर बना, जीएच वेक्टर बना। नया जो वेक्टर बना वो कौन सा वेक्टर बना, जीएच वेक्टर बना। ठीक है, ये एरो डाल देता हूं मैं। ठीक है, तो फिर से अगेन ए बी वेक्टर यानी ओरिजिनल वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब ओरिजिनल वेक्टर डज नॉट इक्वल टू कितना, जीएच वेक्टर के। जो नया वेक्टर उभर करके आया वो जीएच वेक्टर वो ए बी वेक्टर के बराबर नहीं है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, वेक्टर में 2 क्वालिटी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। आपने किसी एक के साथ भी छेड़छाड़ कर दी, टेम्परिंग कर दी, वो वेक्टर पूरी तरह से क्या होगा, बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा। उसे आप इनिशियल वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उसी समुदाय से रहेगा। वेक्टर है, वेक्टर के समुदाय से रहेगा, लेकिन वो वेक्टर एक नए वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सारी चीज़ों को मैं बोर्ड पर से मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए मिटाएं। ओके, इनिशियल लेवल की क्लासेस है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं यूज कर पा रहा हूँ मैं, और इसके साथ ही मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो वीडियो एडिटिव फॉर्मेशन होती है उसे मैं यूट्यूब पर उसी तरह से डाल पा रहा हूँ। आप लोग, अगर आप लोगों को असुविधा होती हो तो इसके लिए मैं माफ़ी का पात्र हूँ आप लोगों के सामने, एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर। ओके, चलिए आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए मैं कुछ और करना चाहता हूँ वेक्टर के साथ, और वो क्या है, जिससे आपकी समझ विकसित होते जाए धीरे धीरे। ठीक है, देखिए जहाँ भी कोई मैथमेटिकल ट्यून आएगा, कहते हैं मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स बेहतरीन है, अच्छी है, डेफिनेटली आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आपकी फिजिक्स अपर लेवल की है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की है, तो इट डजेंट मीन दैट योर फिजिक्स इज आल्सो इन अ गुड क्वालिटी और गुड क्वांटिटी। ओके, चलिए अब मैं जो आगे बताने वाला हूं वो है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या करेंगे, शिफ्टिंग। हेडिंग है, डाल लीजिए आप लोग भी, शिफ्टिंग
ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जो शिफ्टिंग आप कीजिएगा उसके बारे में ये सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दोबारा भी बताता हूँ। वेक्टर में दो क्वालिटी, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो इसका मतलब है अगर एक वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर ली, ए बी एक वेक्टर है, ए बी क्या है, एक वेक्टर है। इस एक्स एक्सिस के साथ माना थीटा डिग्री बनाया, थीटा डिग्री का माना बनाया, और इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए मैंने 4 मीटर ली एज इट इज़, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल्स में ली थी। ये आपका एक वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, 4 मीटर का मैग्नीट्यूड, एंगल थीटा डिग्री एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ है। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर दोनों प्रॉपर्टी, वेक्टर की दो प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस दोनों प्रॉपर्टी को अगर आप इंटैक्ट रख करके इस वेक्टर को शिफ्ट करके कहीं भी ले जाइए, इस वेक्टर को, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका दिया हुआ वेक्टर ए बी है, ये एक्स एक्सिस है, ये दिया हुआ वेक्टर क्या है, ए बी है, जो इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर है। इस वेक्टर को आप स्पेस में शिफ्ट करके कहीं भी ले जाइए, इस वेक्टर को आप स्पेस में शिफ्ट करके कहीं भी ले जाइए। शर्त यह है कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी 4 मीटर और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ अगर आप चेंज नहीं करते हैं, इसको टेम्पर नहीं करते हैं, तो ये वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। सपोज दैट ये वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है, इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है। तो सब जगह ध्यान दीजिए, सब ए बी लिख रहा हूं मैं, सब जगह पे क्या लिख रहा हूं, ए बी वेक्टर लिख रहा हूं। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, एंगल थीटा, एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा, एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा, एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ठीक है। वेक्टर का साइन सारे पे डालता हूं। देखिए ये था आपका ओरिजिनल वेक्टर। शिफ्टिंग की वजह से मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इंटैक्ट रखा। मैग्नीट्यूड मतलब 4 मीटर, सभी में देखिए आप 4 मीटर है। डायरेक्शन थीटा एंगल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, सभी जगह एक्स एक्सिस के साथ कहाँ है, थीटा एंगल के साथ ही है ओरिएंटेड। सभी जगह एक्स एक्सिस के साथ कितना है, थीटा डिग्री एंगल के साथ ओरिएंटेड है, सभी जगह थीटा डिग्री एंगल के साथ ओरिएंटेड है। तो इस वेक्टर को मैंने एज इट इज, यहाँ पर भी ए बी था और सारे जगह पर मैंने क्या किया, ए बी ही लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इसका ना मैग्नीट्यूड हम बदल रहे हैं ना एंगल बदल रहे हैं। ना एंगल का मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं ना हम एंगल बदल रहे हैं। तो ए बी सभी जगह ए बी ही लिखाया, क्योंकि वेक्टर में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को क्या रखा, इंटैक्ट रखा, तो वेक्टर में बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं इसका जो बेहतरीन यूज होता है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, बेहतरीन यूज कैसे कैसे होता है। अगर वेक्टर के एप्लीकेशन पार्ट में अगर हम लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम में जाएंगे तब इसकी खूबसूरती आपको दिखाई देगी कि शिफ्टिंग थ्योरी की एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर के पास ले जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होगा, उसके प्रॉपर्टी में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सपोज दैट एक वेक्टर यहां आपका यहां है ए बी 4 मीटर, ए बी कितना है 4 मीटर, एंगल कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल है, मान लेते हैं कितना एक्स एक्सिस का कितना एंगल है 30 डिग्री है। दोनों चीज दे दिया आपने, 4 मीटर भी दे दी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दिया, एक्स एक्सिस का 30 डिग्री एंगल है। एक दूसरा वेक्टर पकड़िए, एक्स एक्सिस है, ये सी डी एक वेक्टर है 5 मीटर है, सी डी एक वेक्टर है 5 मीटर है, एंगल कितना है मान लेते हैं कुछ 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। तीसरा एक वेक्टर ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है, 2 मीटर का वेक्टर है, ई एफ क्या है 2 मीटर का वेक्टर है और ये 60 डिग्री एंगल के साथ। 3 वेक्टर आपने देख ली, मैंने 3 वेक्टर लिए, एक 3 आर्बिट्रेरी वेक्टर लिए, ए बी 4 मीटर 30 डिग्री एंगल के साथ ओरिएंटेड है, सी डी 5 मीटर 45 डिग्री एंगल के साथ ओरिएंटेड है,
EF एक वेक्टर है जो 2 मीटर 60 डिग्री एंगल के साथ ओरिएंटेड है। ठीक है, ये तीनों वेक्टर अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। ये तीनों वेक्टर आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में अलग अलग जगह पर ड्रॉ किए हुए हैं, प्रॉब्लम में अलग अलग जगह पर ड्रॉ किए हुए हैं। सपोज दैट, तो प्रॉब्लम बनाते समय आपकी सुविधा, आपकी कन्वीनियंट के अनुसार से क्या कर सकते हैं, ये इसको आप इम्प्लाई दैट कर करके इस तीनों वेक्टर को आप एक ही एक्सिस पर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यह है एक्स एक्सिस, ठीक है, जो जैसे था शिफ्टिंग थ्योरम की वजह से हम उसे वैसे ही शिफ्ट करते हैं। ये 30 डिग्री एंगल के साथ था, ए बी 4 मीटर, हम लिखते हैं यहां पर 4 मीटर ए बी वेक्टर, एंगल कितना 30 डिग्री। मैंने कुछ किया, देखिए, सिर्फ शिफ्टिंग थ्योरम के वजह से इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इंटैक्ट रखते हुए इसे यहां ड्रॉ किया, इसका काम खत्म। इसमें आइए, सी डी 5 मीटर 45 डिग्री एंगल, 5 मीटर 45 डिग्री एंगल, 5 मीटर 45 डिग्री एंगल, देखिए हो गया। इसका नाम हमने क्या दिया, सी डी। ये वेक्टर क्या है आपका, सी डी, हो गया। थर्ड, EF को देखिए, 2 मीटर मैग्नीट्यूड 60 डिग्री एंगल के साथ है, यानी आप कह सकते हैं EF एक वेक्टर है जो 2 मीटर लेंथ के साथ, ये एंगल कितना है, सबसे बड़ा एंगल जो है ये आपका डॉटेड में मैं दिखा रहा हूं, ये 60 डिग्री एंगल के साथ है। तो आप एक एक्सिस पर ही ये तीनों वेक्टर को शिफ्ट करके सुविधा के अनुसार, आपके प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे जब लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे, आप इक्वल टू ma लिखना, आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे इस इक्वेशन का। जब मोशन के क्लास में जाएंगे तब अगर आपको एक कंबाइंड वे में ये मिल जाए, कॉम्प्लेक्स वे में एक ही जगह पर ये ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम या एक्सेट्रा बहुत कुछ बनाते समय, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, उसको क्या कर सकते हैं, एक बंच में जो वेक्टर एक जगह पर रखा हुआ है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के सभी का डायरेक्शन अलग अलग दिखाया हुआ है, आप अपनी सुविधा से उस वेक्टर को तोड़ करके, यानी यहां से फिर से आप बैक होकर के यहां आ सकते हैं, यहां से बैक होकर यहां आ सकते हैं, यहां से बैक होकर के आप कहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं। ठीक है, यहां से आप उधर जा सकते हैं, उधर से आप इधर आ सकते हैं, बशर्ते आपकी सुविधा क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपकी सुविधा क्या होने वाली है, वही मैं इस वेक्टर के साथ दिखाने वाला हूं। ठीक है, मैं बोर्ड को साफ करूंगा और उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ूंगा। एक सवाल बेमानी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये इलॉजिकल सवाल होता है। आप जैसे जैसे वेक्टर को एनकाउंटर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं उसे इलेबोरेट करते जाऊंगा कि ये वेक्टर है क्या, एक वर्ड जो उसके साथ लगा हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, सेम वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ये सारे वेक्टर अपने नाम के अनुरूप ही हैं, उन्हें अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी आपके सामने मैं लाऊंगा उसे मैं 1 बाय 1 क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल जो चीज़ एक्सप्लेनेशन के काबिल है, बताने के लायक है, वो मैं पहले बोर्ड को क्लियर करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके, रुकिए, मैं मिटा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। वीडियो थोड़ा म्यूट टाइप का दिख रहा होगा आपको। चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो जरूरी वेक्टर है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर के प्रकार, वेक्टर के प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे। सपोज दैट मैं लिख रहा हूं एक यूनिट वेक्टर, काफी सहयोग देने वाला आपका वेक्टर है। ये जो वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर, पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मैथ में
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आप एक बार समझ लीजिए है क्या ये यूनिट वेक्टर। मैं पहले इसे डिफाइन कर देता हूँ। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी यानी 1, यूनिटी यानी 1 एंड सम डायरेक्शन। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इकाई हो जाए, 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए और कुछ डायरेक्शन उसके पास रहे, वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट मैंने कहा यानी इकाई कहा, वेक्टर कहा मैं समझ गया आप, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड यूनिट विद सम डायरेक्शन। यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड यूनिट विद सम डायरेक्शन। सिंपल वे, कोई लंबी चौड़ी भाषणबाजी नहीं। एज ए नेम सजेस्ट, आपको नाम ही बता रहा है कि मैं हूं क्या, उसे किसी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे किसी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? चलिए, ये रहा यू, ये मैंने जैसे ही लिखा यू कैप, यू कैप, यू कैप, ये हुआ यूनिट वेक्टर। लेकिन किसका यूनिट वेक्टर? तो जिस वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका ये यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं वो वेक्टर है ए बी, तो नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा हम ए बी लिखेंगे। यू कैप ए बी पढ़ेंगे कैसे? यू कैप ए बी यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। डिफाइन कैसे करते हैं इसको? इक्वलिटी का साइन डालिए, वेक्टर ए बी, आपने वेक्टर लिखा, उसके ऊपर एरो चढ़ाया, ठीक है, उसमें आप डिवाइड कर दीजिए इसी के मैग्नीट्यूड से, इसी के मैग्नीट्यूड से, इसी के मैग्नीट्यूड से। तो आप क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। यानी इसका नोटेशन कुछ ऐसा होगा, अगर वेक्टर ए बी ऐसे है, ठीक है, ये वेक्टर ए बी है जो एंगल थीटा के साथ ओरिएंटेड है, ठीक है, एंगल थीटा के साथ क्या है? ओरिएंटेड है। और इस वेक्टर के अलोंग यानी आपका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इधर होगा, यूनिट वेक्टर इधर होगा। इस ए टू बी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इधर ही होगा, ठीक है। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उस वेक्टर को एज ए होल लिख देंगे और उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका यूनिट वेक्टर तैयार हो जाएगा। एक और यू कैप, सपोज दैट एक स्मॉल ए डालते हैं नीचे में, तो इसका मतलब हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर स्मॉल ए। इसको फिर कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, इन सिमिलर वे मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका पिक्टोरियल कैसे लिखे बनाएंगे आप? ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कोई एंगल है के साथ, कौन सा है? ये अल्फा है, ये एक्स एक्सिस साथ ओरिएंटेड है, ये अल्फा है, एक्स एक्सिस साथ ओरिएंटेड है, और यही हो गया आपका इधर जो है ये यू कैप ए हो गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका मैंने बताया था वेक्टर में, इनिशियल पॉइंट डालिएगा, फाइनल पॉइंट डालिएगा तो वेक्टर लिख सकते हैं, और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ना डाल के सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल सबस्क्रिप्ट डाल करके भी आप वेक्टर लिखते हैं, इसलिए मैंने ये नोटेशन का यूज किया। तो यू कैप ए वेक्टर ए बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, पिक्टोरियल आप दिखाई दे रहा होगा, यू कैप स्मॉल ए इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूनिट वेक्टर यहीं खत्म मैं नहीं करता हूं, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। पहले ये मैं पिक्टोरियल क्लीन कर देता हूं, पिक्टोरियल जो कुछ है आपके सामने क्लीन कर देता हूं। देखिए, जो जेन्युइनली तीन तरह के जो यूनिट वेक्टर हैं, यानी यूनिट वेक्टर में भी आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ करके आए हैं, आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ करके आए हैं, क्या पढ़े हैं आप? देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पढ़े हैं 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप लोगों ने अभी तक 10th में पढ़ा है वो था ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ये था क्या आखिर? ये क्या था आखिर? ये कुछ ऐसे था, ये कुछ ऐसे था कि ये नोटबुक अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नोटबुक ही आपका ये क्या है? बोर्ड का प्लेन है,
ये नोटबुक क्या आपका बोर्ड का प्लेन है। सपोज दैट इस नोटबुक के ऊपर एक चींटी चल रही है, नोटबुक के ऊपर चींटी चल रही है, और चींटी जो चल रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। चींटी कैसे चल रही है? एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जस्ट लाइक ऐसे। यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गई ए बी। यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ तक वो पहुँच गई। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, एक चींटी जो यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, एकदम सीधी रेखा में जा रही है। अगर इस मोशन को हम एक्सप्लेन करें, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत कुछ, तो हम एक स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे और तब बोलेंगे कि हम काम कर रहे हैं एक वन डायमेंशन में। इस वन डायमेंशन को जब भी मन करे इसको एक्स एक्सिस का नाम दे दीजिए, वाई एक्सिस का नाम दे दीजिए या जेड एक्सिस का नाम दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। यानी काम करते समय while solving a problem you are using only one direction, either x axis, y axis और z axis, so that your necessity is completed। ठीक है, अब आइए टू डायमेंशन में। अब आइए टू डायमेंशन में एक स्नेल को, केंचुए को आप सोच के देखिए, केंचुआ कैसे चलता है? कछुआ कैसे चलता है? ऐसे चलता है। यहाँ से उसने शुरू की और यहाँ तक वो क्या किया? चला गया। केंचुआ यहाँ से उसने शुरू की, वो तो सीधा चलता नहीं है, वो क्या करता है? कर्व में चलता है, लेकिन ज़मीन पर ही चलता है। कर्व में चलता है लेकिन क्या करता है? एक प्लेन में ही चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आप इसके मोशन को दिखाने के लिए कभी तो यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में वो बंदा नहीं है। वो जो केंचुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो अपनी पोजीशन समय दर समय क्या करता है? बदलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये सारे पॉइंट को अगर आप यहाँ मिलाइएगा, इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनेगी। लेकिन यहाँ जो इसका मोशन हो रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, वो जो हो रहा है उसको अगर आप मिलाइएगा, सारे पॉइंट्स को मिलाइएगा, तो वो एक सरल रेखा ना बन करके एक कर्व का फॉर्मेशन कर जाती है। तो हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। तब हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ आप समझ ली। ठीक है, यहाँ पर जब आप कोई चीज़ बताने लगिएगा तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज कीजिएगा वो इधर यूज कीजिएगा, एक्स वाई, ओ एक्स और ओ, क्योंकि आप एक प्लेन को आपको दिखाना है, क्योंकि आप एक प्लेन में उसका मूवमेंट दिखाना है, तो आप एक्स ओ वाई कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, एक्स ओ जेड कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, वाई ओ जेड कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। यानी आप अपनी सुविधा से इस प्लेन के फॉर्मेशन के लिए दो एक्सिस का सहारा लेकर एक प्लेन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस सेक्शन में, थ्री डायमेंशन में। थ्री डायमेंशन के सेक्शन को समझने के लिए एक फ्लाई, मक्खी या एक चिड़िया के मोशन को आप सोच के देखिए, वो कैसे करती है। यानी एक प्लेन में आप उसे नहीं बता पाइएगा, उसे क्या कीजिएगा? एक प्लेन में आप नहीं बता पाइएगा। वो कहाँ है? एक प्लेन में तो कतई नहीं है, इस तरह से उड़ रही है, आप बता पाइए कहाँ पर है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक प्लेन में दिखाना संभव नहीं होता है, तो दो जो एक्सिस है, जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसे हम कभी इधर x मान लेते हैं तो इधर y मान लेते हैं, और एक z एक्सिस की परिकल्पना करते हैं जो कि ऐसे होगा, जो कि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू होगा, टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी को ड्रॉ करने के लिए हम इधर क्या करते हैं? z एक्सिस बना देते हैं। इसी को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक z एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, तो अगर वन डायमेंशन में है तो इसका जो यूनिट वेक्टर है, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? ए बी। ये क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी। इस तरफ डिनोट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? आई कैप का यूज करते हैं, आई कैप का यूज करते हैं। यानी एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए आई कैप का यूज करते हैं। इन अ सिमिलर वे यहां पर टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस तरफ आई कैप यूज करते हैं और वाई एक्सिस की तरफ जे कैप यूज करते हैं।
एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, जे एक्सिस की तरफ के कैप। और जब हम थ्री डायमेंशन में बात करते हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप और के जेड एक्सिस की तरफ क्या यूज करते हैं, के कैप। जेड एक्सिस की तरफ क्या यूज करते हैं, के कैप। ये तीनों वेक्टर हैं, आई जे के तीनों वेक्टर हैं, लेकिन आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस है और के कैप अलॉन्ग जेड एक्सिस है। और तीनों का जो मॉडुलस होता है, मॉड होता है, वो यूनिटी होता है। तीनों का जो मॉड या मॉडुलस होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। यानी आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड और के कैप का मॉड यानी मॉडुलस इक्वल्स यूनिटी होता है। तीनों का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, यूनिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये सेकेंड क्लास है, क्लास लंबा नहीं करूँगा, बोरिंग नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको जो मैं पॉइंट्स वाइज सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रही है। अभी के लिए इतना ही। डू वट एवर यू वॉन्ट बट कीप योर सेल्फ सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।